वेलकम टू स्टडी एस्पायर। सो बेटा आज मैं आपको कराने वाली हूँ पार्ट 2। पार्ट 1 में आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड, ठीक है। सो हमने इस पहले वीडियो में पढ़े थे किसके डिटर्मिनेंट्स, किसके फैक्टर्स, इंडिविजुअल डिमांड के, ठीक है। दो तरह की डिमांड होती है, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। सो हम इंडिविजुअल डिमांड और उसके फैक्टर पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। There are certain special features of market demand which are not observed in case of individual demand. Market demand is influenced by all the factors affecting individual demand for a commodity. In addition, it is also affected by following factor. देखो जो भी फैक्टर्स आपने इंडिविजुअल डिमांड में पढ़े हैं वो आप सारे फैक्टर्स में इंक्लूड कर सकते हो, वो आ सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, आप लिख सकते हो। लेकिन उससे अलग भी कुछ ऐसे हैं जो कि मार्केट डिमांड में ही आएंगे, इंडिविजुअल में नहीं आएंगे। तो पहला है बेटा साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। अब देखो जिस देश में जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज़्यादा डिमांड होगी, ठीक है, ये आपको पता है। तो जितना ज़्यादा साइज और कॉम्पोजिशन होगा पॉपुलेशन का उतना ज़्यादा डिमांड होगी। जैसे कि हमारे इंडिया में, ठीक है, हाईएस्ट पॉपुलेशन है। मार्केट डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज अफेक्टेड बाय द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इन द कंट्री। इंक्रीज इन पॉपुलेशन raises the market demand while decrease in population reduce the market demand। as we already know, भाई देखो अगर डिमांड जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, जितनी पॉपुलेशन कम होगी वहाँ पे डिमांड घटेगी, ठीक है। सो ये फैक्टर हमारा मार्केट डिमांड में आता है। सेकंड आता है बेटा सीजन एंड वेदर। देखो सीजन और वेदर का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जो डिटर्मिनेंट्स है, मैंने आपको पहले बताया डिटर्मिनेंट्स का मतलब है क्या क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं डिमांड के बढ़ने या घटने में। तो साइज और वेदर भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी डिमांड को। अब अगर गर्मियों का सीजन है तो आप क्या खरीदोगे, गर्मियों के कपड़े खरीदोगे, ठीक है। तो वो सीजन है उस टाइप के कपड़े खरीदने का, तो आप सर्दियों में वो कपड़े नहीं खरीदोगे। ऐसे ही सर्दियों में आप जो कपड़े खरीदोगे, जैकेट वगैरह खरीदोगे, वो गर्मी में नहीं खरीदोगे। तो ये इफेक्ट करता है डिमांड को कि किसकी डिमांड हो रही है किस सीजन में। सीजनल एंड वेदर कंडीशन ऑल्सो अफेक्ट द मार्केट डिमांड फॉर अ कमोडिटी, ठीक है। एग्जाम्पल ड्यूरिंग विंटर डिमांड फॉर वुलन क्लोथ्स एंड जैकेट इंक्रीजेस। तो कौन से प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है वुलन में, विंटर में वुलन क्लोथ्स की, ठीक है, और जैकेट्स की। और वेयर एज मार्केट डिमांड फॉर अ रेन कोट एंड अम्ब्रेलास इंक्रीज ड्यूरिंग रेनी सीजन। और रेनी सीजन में किसकी होती है बेटा, रेन कोट और अम्ब्रेलास की। तो अब ये एग्जाम्पल्स लिख के और ज़्यादा इफेक्टिव कर सकते हो अपने आंसर को, और अंडरलाइन किया करो जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जिस कंट्री में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल अच्छे से होता है, वहाँ की डिमांड बहुत अच्छी होती है, सब कुछ हेल्दी होता है। पर जहाँ पे अनइवन, बहुत ज़्यादा अनइक्वलेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहाँ पर वो चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती है। तो इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। इफ़ इनकम इन द कंट्री इज इक्विटेबली distributed, then market demand for a commodities will be more. However, if income distribution is uneven, then people are either very rich or very poor, then market demand will remain at a lower level. जब uneven distribution होगा, unequitable होगा, तो क्या होगा, या तो वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा रिच होंगे या फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा पुअर होंगे। देखो इकोनॉमिक्स को जब पढ़ रहे हो ना कोई चीज़, बिल्कुल अपनी पर्सनल लाइफ में, बिल्कुल जो रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करके चलो हर एक चीज़। अब आपका डिस्ट्रीब्यूशन कहीं पे बिल्कुल अनइवन है, हमें नहीं पता कि भाई किसी पे ज़्यादा मिल रहा है किसी को कम मिल रहा है, ठीक है। रिसोर्सेज भी आज के टाइम में मैंने आपको बताया था अनइवन है, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। तो जिसकी वजह से एक जगह पर बहुत ज़्यादा पुअर लोग हैं और कहीं पर बहुत ज़्यादा रिच लोग हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर लिख के आना। अब बात करते हैं डिमांड फंक्शन की। देखो मैं आपको एक बता दूं, जहाँ पर बात आएगी फंक्शन की, चाहे वो डिमांड फंक्शन हो, चाहे वो प्रोडक्शन फंक्शन हो, चाहे वो रेवेन्यू फंक्शन हो। फंक्शन का मतलब है वो रिलेशनशिप बता रहा है दो चीज़ों की। जैसे कि डिमांड फंक्शन किसकी बता रहा है, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी एंड द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इट। किसकी, जो क्वांटिटी डिमांडेड है किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की और जो फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है, उनकी, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप कौन बताता है बेटा, डिमांड फंक्शन, ठीक है। अभी हम इसके और आगे बढ़ने वाले हैं।
इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, देखो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या होता है, इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कौन सा किस किस के बीच में रिलेशनशिप बताता है। देखो फंक्शन आएगा तो रिलेशनशिप बताएगा किसी भी दो के बीच में। इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में, या तो इंडिविजुअल डिमांड के बीच में और फैक्टर अफेक्ट जो कर रहे हैं इंडिविजुअल डिमांड। अब हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं इसको, dx इज इक्वल टू एफ, ठीक है, फैक्टर्स px pr y tf। अब यही क्या है, dx मीन्स डिमांड फॉर कॉमोडिटी, किसी भी डिमांड हम कर रहे हैं किसी भी कॉमोडिटी की। px प्राइस ऑफ द गिवन कॉमोडिटी x, pr प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, y इनकम ऑफ द कंज्यूमर, t टेस्ट एंड प्रेफरेंस। हम कर्व कैसे बनाते हैं, शेड्यूल कैसे बनाते हैं, प्राइस जब 10 था तो डिमांड कितनी थी 100, प्राइस कम हो गया 5 हो गया, डिमांड कितनी हो गई, बढ़ गई 200। मैंने बताया ना, डिमांड अगर आपको बढ़ानी है तो प्राइस कम करना पड़ेगा, अगर डिमांड घटेगी मीन्स प्राइस बढ़ गया। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। डिमांड कर्व कैसे बनाएंगे, जब प्राइस कितना था 10 तो हमारी डिमांड कितनी हो गई 100, जब प्राइस 5 हो गया तो डिमांड हो गई 200, तो हमारा ये हो गया बेटा डिमांड कर्व। इसको क्या बोलते हैं हम, डिमांड कर्व। बेटा अगर हम बात, ये हो गई इंडिविजुअल की। मार्केट में 2 से ज्यादा अगर हम कम्युनिटी लेते हैं, जैसे कि डिमांड एक्स, डिमांड वाई और मार्केट डिमांड, ठीक है। प्राइस जब 10 था, डिमांड एक्स की 100 थी, वाई की 150 थी, ठीक है। और मार्केट डिमांड कैसे निकालते हैं, इन दोनों को प्लस करके, जितनी भी हम कमोडिटीज लेंगे, जितने भी हम गुड्स को लेंगे, उतना उनको प्लस कर देंगे तो हमारा एमडी आ जाएगा, ठीक है। जब प्राइस कम हुआ तो एक्स की डिमांड बढ़ गई 200 और इसकी 150 से 250। अब ग्राफ समझ में आ गया आपका, ग्राफ आराम से बना लोगे, कंफ्यूज नहीं होना इस डायग्राम से, अपना बना के देखना खुद। जब आप क्या करोगे, जब 10 था तो कितनी थी 100, ठीक है, और तो जब 5 था तो जब कितनी थी 200, तो आप इसको जोड़ दोगे आपका dx आ जाएगा। ऐसे ही जब प्राइस 10 था तो 150 पे आ जाना, और 5 हुआ तो 250 पे, ऐसे बन जाएगा आपका dx। तो md, अब देखो हमारी जो डिमांड कम्युनिटी बनाते हैं वो ऐसे बनती है, लेकिन जब हम md, जब मार्केट डिमांड होता है वो थोड़ा ऐसा होता है। देखो हमेशा ध्यान रखना, एमडी कर्व इज ऑलवेज फ्लैटर देन इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब क्यों होता है, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस देखो कितना है, इन दोनों में कितना है, ठीक है। इसमें 100 का डिफरेंस है, इसमें 100 का डिफरेंस है, इसमें सीधा 200 का डिफरेंस है, ठीक है। इसलिए हमारा जो एमडी कर्व है वो हमेशा फ्लैटर रहेगा इंडिविजुअल डिमांड कर्व से, ठीक है बेटा। अब डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड शेड्यूल इट इज अ टैबुलर स्टेटमेंट। देखो टैबुलर रिप्रेजेंटेशन जो होता है, इट इज टैबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी बीइंग डिमांडेड एट वेरियस लेवल्स of price during a given period of time. It shows the relationship between price of the commodity and its quantity demanded. किसके बीच में, price of the commodity and quantity demanded. price यहाँ पे है, quantity demanded एक commodity की, ठीक है। तो प्राइस जैसे जैसे कम हो रहा है डिमांड बढ़ रही है, ऐसे भी आप ग्राफ बना दोगे, पीछे भी सेम बताया मैंने। मार्केट डिमांड शेड्यूल किसे बोलते हैं, इट इज टैबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी दैट ऑल द कंज्यूमर आर विलिंग टू बाय एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इट इज द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एट ईच एंड एवरी प्राइस। अब देखो मार्केट डिमांड में क्या हो जाता है, आप एक से ज्यादा कमोडिटीज लेके चलोगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ डिमांड एक्स था तो आप इस मार्केट में क्या करोगे, यहाँ पे डिमांड एक्स वाई भी लोगे या फिर डिमांड Z, कोई जितनी भी ले सकते हो 2 से ज्यादा, अगर 2 लेके चलेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल। हम निकालते इसको कैसे हैं, मार्केट डिमांड जो है इसमें क्या करोगे, आप सबको ऐड कर लोगे, ठीक है। डिमांड फॉर ए, डिमांड फॉर बी एंड डिमांड फॉर जो भी आप जितने ले रहे हो, ठीक है। आप ऐसे ग्राफ मैंने आपको पीछे बना के दिखाया है। डिमांड कर्व, जो कि डिमांड कर्व भी 2 तरह का होता है, इंडिविजुअल और मार्केट। तो डिमांड कर्व होता क्या है, इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ध्यान रखना, जो शेड्यूल है वो आपका टैबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है, लेकिन डिमांड कर्व क्या होता है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड शेड्यूल। इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ, देखो लोकस का मतलब होता है जोड़ना सारे पॉइंट्स को,
showing various quantities of a commodity that a consumer is willing to buy at various level of price during a given period of time, assuming no change in other factor. क्या एज्यूम करना है कि कोई चेंज भी फैक्टर में नहीं आएगा. देखो बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है, पढ़ते ही समझ में आ जाएगा आपको. ठीक है, तो डिमांड कर्व समझ में आएगा. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वो आपका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन. अब मैं आपको एक बार अलग से बता देती हूँ. इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है. सो डिमांड कर्व भी दो तरह का होता है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व. इंडिविजुअल डिमांड कर्व किसे कहते हैं? इट रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. अब देखो जैसे जैसे हमारा प्राइस है और क्वांटिटी है, मैंने देखो आपका शेड्यूल आपका कर्व बना दिया है. शेड्यूल बता देती हूँ. जैसे कि आपका प्राइस 5 4 3 2 1 हुआ और आपकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी. कैसे? 1 2 3 4 5. तो ऐसे ही आप बना दोगे शेड्यूल. तो ये हमारा हो गया इंडिविजुअल. हम इंडिविजुअल कमोडिटी को लेके चल रहे हैं. मार्केट डिमांड कर्व इट रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड शेड्यूल. अब देखो क्या होता है कि देखो डिमांड कर्व जो आपका बनेगा वो ऐसे बनेगा. ठीक है, जैसे जैसे इसमें क्या होता है मार्केट डिमांड में आप दो से ज़्यादा कमोडिटी या दो कमोडिटी लेके चलते हो. तो हमने दो ले लिया, डिमांड ऑफ ए डिमांड ऑफ बी, हमने चलो रिप्रेजेंट कर दिया. देखो इसका शेड्यूल और एक पहले भी समझा चुकी हूँ मैं. अब क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट इसमें ये बनता है, जो ये हमारा मार्केट डिमांड है ये इतना फ्लैटेड क्यों बनता है? ये बनता है जो प्रोपोर्शनेट चेंज होता है ना बेटा, जो प्रोपोर्शनेट चेंज होता है मार्केट डिमांड में वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो डिमांड ऑफ कमोडिटीज एक्स और वाई जो भी आप लेके चल रहे हो. यही इसका आंसर है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व. स्लोप क्या होता है डिमांड कर्व का? अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप यही बताओगे कि चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी. ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना. एक बार रीड कर दो. स्लोप ऑफ अ कर्व इज डिफाइंड एज द चेंज इन the variable on the y-axis divided by the change in the variable on the x-axis. So the slope of demand curve equals the change in price divided by change in quantity. ठीक है, तो बेटा आई होप आपको पूरा चैप्टर क्लियरली समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो बेटा लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड देखो आप ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हो पार्ट 1 में. अब देखो लॉ में आपने क्या पढ़ा कि लॉ ऑफ डिमांड जो भी किसी चीज का प्राइस अगर बढ़ेगा, ठीक है, तो आपकी डिमांड ऑलरेडी कम होगी. ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कम होगी. अगर आपका प्राइस किसी चीज का बढ़ रहा है तो डिमांड कम होगी. अगर प्राइस किसी चीज का घट रहा है तो डिमांड बढ़ जाएगी. ठीक है, इसी को लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं कि भाई प्राइस की हमारे गुड से डिमांड बनती नहीं है. ठीक है, मीन्स प्राइस की डिमांड से नहीं बनती, क्योंकि अगर एक चीज बढ़ेगी दूसरी घटेगी, अगर एक चीज घटेगी दूसरी बढ़ेगी. ओके, सो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन, इसी को ही इनवर्स रिलेशनशिप बोलते हैं. डिमांड स्टेट द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडिंग कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट. तो इसमें क्या होता है जो अदर्स फैक्टर्स है वो कांस्टेंट रहेंगे. अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. अब क्या assumptions है? While stating the law of demand we use that phrase. क्या? Keeping other factors constant. कौन कौन से फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे? Price of substituting goods do not change. Substituting goods के प्राइस बदलने नहीं चाहिए. Price of complementary goods remain constant. Complementary goods के भी प्राइस सेम होने चाहिए, कांस्टेंट रहने चाहिए. Substituting goods कौन से हैं? Substitute goods जो मिलते जुलते गुड्स हैं. ठीक है, जैसे कि पेप्सी कोक, टी कॉफी, भाई अगर एक नहीं अवेलेबल है दूसरी आप कंज्यूम कर लोगे. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं. अब ये मार्कर इस कैप के बिना अधूरा है. ठीक है, पेट्रोल कार नहीं चल सकती पेट्रोल के बिना, तो वो अधूरा है. तो वो के कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो भी कांस्टेंट रहने चाहिए. इनकम ऑफ अ कंज्यूमर रिमेन्स द सेम. इनकम भी कंज्यूमर की सेम होनी चाहिए, तभी लो ये अप्लाई होगा. टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज ऑफ द कंज्यूमर रिमेन द सेम. टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज भी सेम होने चाहिए. और देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर. ये भी हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए. सो समझ में आ गया आपको? अब देखो डिमांड में ऑलरेडी बहुत सारी आपको बता चुकी हूँ. डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर वही सेम. प्राइस अगर घट रहा है तो डिमांड बढ़ जाएगी. अब वही आप यहाँ पे आप कर बना देना. ठीक है, सो रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. अब लॉ ऑफ डिमांड के क्या क्या रीजन है? फर्स्ट रीजन इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. It refers to substituting one commodity in place of other when it become relatively cheaper. अब आप क्या कर रहे हो? सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, मीन्स एक कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हो, एक खत्म हो रही है. When the price of a given commodity fall,
अगर आपके जो आपकी कॉमोडिटी है उसके प्राइस घट जाते हैं, इट बिकम रिलेटिवली चीपर एज कंपेयर टू दी सब्सिट्यूट assuming no change in price of substitute. As a result, demand for the given commodity rises. अगर हम टी और कॉफी का ऑप्शन लें, ठीक है, अब टी के प्राइस घट गए हैं, ठीक है, तो कॉफी पीने वाले भी टी पे आ जाएंगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है ये, ठीक है, क्यों एक कमोडिटी के प्राइस अगर घट रहे हैं तो दूसरी भी जो कंज्यूम करते हैं कॉफी वो भी आपके टी पे आ जाएंगे। सो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसको ध्यान रखना, इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, और भी रीजंस हैं मैं आपको बताऊंगी इसके सारे। सो बेटा नेक्स्ट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये क्या कहता है, लॉ ऑफ डीएमयू स्टेट दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी द यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम वन सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। अब देखो क्या होता है, आप जितनी कमोडिटी को बार बार कंज्यूम कर रहे हो तो एक टाइम पे सेटिस्फेक्शन आप बहुत कम होता चला जाता है। पहला कंज्यूम करा, बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन मिला, फिर अगर आप रोज उसको कंज्यूम कर रहे हो तो सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप डेली 15 दिन तक मैगी खा लो तो 16 डे आपको लगेगा कि यार अब मेरे को मन नहीं है मैगी खाने का, मन बढ़ जाता है, ठीक है। सो डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन इट्स यूटिलिटी, ठीक है, डिमांड यूटिलिटी पे भी डिपेंड करता है कि आप कितनी यूटिलिटी कर रहे हो। इफ द कंज्यूमर इज गेटिंग मोर सेटिस्फेक्शन ही विल पे मोर, एज अ रिजल्ट कंज्यूमर विल नॉट बी prepared to pay the same price for additional unit of the commodity, ठीक है बेटा, the consumer will buy more units of the commodity only when price fall। भाई for example मेरे पास मार्कर है, ठीक है, ऑलरेडी 3 मार्कर है, अब मैंने सोचा कि मेरे पास है तो मेरे को क्यों लेना है, बट अगर प्राइस कम हो गए तो मैं क्या करूंगी, हाँ मैंने सोचूंगी चलो कोई बात नहीं ले लेती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बॉटल है, ऑलरेडी 3-4 बॉटल सेम पड़ी हुई है, ठीक है, तो अगर उन बॉटल का मेरे को बहुत अच्छी लगती है बॉटल वो, लेकिन उनके प्राइस हाई है तो मैं नहीं ले सकती। अगर उनका प्राइस कम हो गया तो मैं सोचूंगी चलो ले लेती हूँ, आएगी तो काम ही, ठीक है। सो ये होता है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब इनकम में इफेक्ट क्या होता है, इनकम बेटा 2 तरह की होती है, एक होती है मनी इनकम, एक होती है आपकी रियल इनकम। मनी इनकम वो होती है कि आप जब जैसे कि पहले आप 200 कमा रहे थे, अब आप 400 कमाते हो, या आप मनी इनकम हो गई। बट रियल इनकम क्या होगी कि आप जब पहले 200 कमाते थे, जितना आप यूज करते थे अभी भी उतना यूज कर रहे हो, लेकिन कमोडिटी के प्राइस कम हो गए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप 100 रुपए खर्च कर रहे थे तो 10 यूनिट आ जाएगी आपकी, ठीक है, लेकिन आप उन्हीं 100 रुपए में आप प्राइस सस्ते हो गए तो 20 यूनिट आ जाएगी, ठीक है। इनकम इफेक्ट इट रेफर्स टू इफेक्ट और डिमांड व्हेन रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, ठीक है। भाई कमोडिटी के प्राइस में चेंज आया, इनकम में चेंज नहीं आया, ठीक है। व्हेन द प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी फॉल्स इट इंक्रीजेस द परचेजिंग पावर, द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, एज अ रिजल्ट ही कैन परचेज मोर ऑफ द गिवन कमोडिटी विद द सेम मनी इनकम, ठीक है, यही बताया मैंने आपको। अब एडिशनल कस्टमर्स, अब देखो अगर किसी भी कमोडिटी के प्राइस कम हो रहे हैं तो भाई कस्टमर भी अट्रैक्ट होते हैं और न्यू कस्टमर आएंगे, एडिशनल कस्टमर आएंगे। व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स मैनी न्यू कस्टमर्स हु वर नॉट इन अ पोजीशन टू बाय इट अर्लियर ड्यू टू इट्स हाई प्राइस स्टार्ट परचेजिंग इट। भाई पहले उनके बजट में नहीं था, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि प्राइस कम हो गए तो उनके बजट में आ गया तो वो उन्होंने खरीदना शुरू कर दिया। In addition to new customer, old customer of the commodity start demanding more units, reducing price. अब जो ऑलरेडी कस्टमर थे पुराने वो और ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करेंगे, जब न्यू कस्टमर है प्राइस की वजह से कंज्यूम करेंगे, ठीक है। तो ये होता है बेटा एडिशनल कस्टमर्स। डिफरेंट यूजेस, अब देखो एक चीज के कितने डिफरेंट यूजेस होती है। आपके घर में दूध आता है, ठीक है, तो मिल्क के कितने सारे यूजेस है। मिल्क से आप पनीर बना सकते हो, दही बना सकते हो, आइसक्रीम बना सकते हो, स्वीट्स बना सकते हो, तो डिफरेंट यूजेस है कमोडिटी के। अगर मिल्क के प्राइस कम हो जाए तो आप घर में ही आइसक्रीम बना लोगे, ठीक है, आराम से मावा निकाल सकते हो घर में, तो ये सारी चीजें हैं। सम कमोडिटीज लाइक मिल्क, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा have several uses, some of which are more important than the others. When price of such goods, say milk, increases, its use get restricted to the most important purpose, say drinking, and demand for less important uses like cheese, butter, etc. get reduced.
अगर प्राइस बढ़ जाए मिल्क के तो भाई आप कम कंज्यूम करना स्टार्ट कर दोगे, लेकिन नॉर्मल प्राइस है या प्राइस कम हो गए तो आप ज्यादा कंज्यूम करोगे। बट अगर बेटा बढ़ रहे हैं तो आप क्यों लोगे, आप सोचोगे नहीं थोड़ा सा बजट में लेके चलते हैं, थोड़ा कम कर देते हैं दूध को, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इनकम इफेक्ट, एडिशनल कस्टमर, डिफरेंट यूजेस। आई होप आपको सारे समझ में आ गए होंगे। अब इस चैप्टर के जो भी टॉपिक अब बच रहे हैं लास्ट आपको अब पार्ट 3 में मिलेगा। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, सारे टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। जो नहीं आए फिर भी आप मुझे बताना, कमेंट सेक्शन में बताओ आपको कितना समझ में आया कितना नहीं। कहीं टॉपिक में अगर डाउट है कहीं पे तो आप मुझे बताओ, वो मैं आपका क्लियर करूंगी, ठीक है। चाहे शॉर्ट्स में बना के क्लियर कर दूंगी, अगर किसी भी टॉपिक में आपको शॉर्ट समझ में नहीं आ रहा है शॉर्ट टॉपिक तो आप मुझे बता देना, अलग से बना दूंगी, कोई इशू नहीं है, ओके। बट आप पढ़ो, कहीं भी प्रॉब्लम आती है आई एम देयर फॉर यू, ठीक है। सो आपका ये कंप्लीट हो गया। अब बस आपका ये पार्ट 2 है, इसके बाद पार्ट 3 में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 3 में जो बचे के टॉपिक है सारे के सारे मैं उसके अंदर डाल दूंगी, आप उसको देख लेना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट मेरे बच्चों फॉर योर एग्जाम एज वेल एज फॉर योर फ्यूचर। जो अपने दोस्तों में शेयर करो, जो उनको भी अच्छा कंटेंट मिले, उनको आसानी से समझ में, जिनको इकोनॉमिक्स डिफिकल्ट लगती है उनको भेजो, उनको आसानी से समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।